तो इस सेशन में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम लोगों ने पिछले सेशन में एंड किया था, और हम लोग आज के सेशन की स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा जिक्र हम लोगों ने कल इस पर किया था, लेकिन थोड़ा आज डीप डिटेल में चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये सेम टॉपिक आपका सॉइल में भी है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को सिंबलाइज किया था फाई के द्वारा, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमको जानना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट या सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हम लोग को जाननी चाहिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है या ये किसका फंक्शन होती है? तो ये डिपेंड करती है स्पेस और टाइम पे। किस पे डिपेंड करती है? स्पेस और टाइम, यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में ये वैरी होती है। तो सिंबलाइज फॉर्म इसको मैं लिख सकता हूं, फाई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। अब इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है या सबसे इंफॉर्मेटिव बात क्या है कि अगर जैसे फॉर स्टडी फ्लो, ये भी चीज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज अंडरस्टूड हो चुका है, 3 भागों में इस चीज को डिस्कस किया है। फॉर स्टडी फ्लो चेंज विद टाइम 0 हो जाता है, तो हम फाई को ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। ठीक है, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है यानी कि ये वाला, ये एक स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट है। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो ये उस डायरेक्शन की वेलोसिटी का नेगेटिव कंपोनेंट बताने लगता है। यानी कि अगर मैं डी फाई बाई डी एक्स कर दूं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है यू, तो ये माइनस यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो ये माइनस वी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट में कर दूं, डी फाई बाई डी जेड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर लेगा? तो ये आपके माइनस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा स्केलर फंक्शन होता है जो कि अगर किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो ये उस डायरेक्शन के नेगेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, इसी को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखूं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे, ठीक है, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखूं तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? देखिएगा जरा ध्यान से। पोलर कोऑर्डिनेट में यू आर यानी कि रेडियल वेलोसिटी जो होती है वो आपकी हो जाती है डी फाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी फाई बाई डी आर, ठीक है। और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है यानी कि यू थीटा, वो कितनी जाती है? वो हो जाती है आपकी 1 अपॉन आर डी फाई बाई डी थीटा। इसके एग्जाम में पूछने के क्वेश्चन चांस बहुत कम है, ठीक है। जो पोलर कोऑर्डिनेट है जनरली एसएससी जी जैसे स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछ जाते हैं। स्टेट जी एग्जाम हो गया, एसएससी जी एग्जाम हो गया, तो उससे पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है ये आपको बताया मैंने, इसका पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग को जानना है कि अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन कैसा बनेगा। जैसे अभी हमने वेलोसिटी के टर्म में लिखा था du upon dx plus du dv upon dy plus dw upon dz, लाप्लास इक्वेशन था, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में भी तोड़े थे और उसका स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को भी लिखा था। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा करके हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ बोल रहा हूँ, तो ये बात आप जान लीजिए कि अगर आप इन लेक्चर्स को समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स पे आपकी कमेंट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप प्रीवियस लेक्चर को प्रॉपर्ली देख लीजिए और उसके बाद फिर आज और आज के बाद के लेक्चर्स को गो थ्रू करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लाप्लास इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं लाप्लास इक्वेशन की बात करूं तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए लाप्लास इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा, ठीक है। मैं कह सकता हूं फॉर 3D फ्लो, फॉर 3D फ्लो I can say that d2 phi upon dx square plus d2 phi upon dy square plus d2 phi upon dz square बराबर 0। और एग्जैक्ट सेम तरह से हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल में, ठीक है। इसी को अगर मैं 2D कर दूं फॉर 2D फ्लो, तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन इग्नोर कर देंगे, जनरली हम लोग पोलर डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं यानी कि z डायरेक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा d2 phi upon dx square plus d2 phi upon dz square dy square
बराबर 0। तो ये लाप्लास इक्वेशन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का 3D में हो गया और ये आपका 2D में हो गया। अब यहाँ पे आपको जाननी है कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फाई फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या प्रॉपर्टीज है? तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं फाई फंक्शन की जो कि आपको जाननी चाहिए और ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैंने कहा है कि फाई फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लो है जिसकी वजह से आप फाई फंक्शन निकाल रहे हो, जो फ्लो है वो क्या है? वो इररोटेशनल है। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ठीक है, वो इररोटेशनल है। फिर सुनिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी फ्लो के लिए फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फ्लो क्या होगा? वो फ्लो इररोटेशनल होगा। और अगर ये फाई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, अगर कोई फाई फंक्शन की वैल्यू इस तरह से है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो ना केवल इररोटेशनल बल्कि जो फ्लो होगा वो फ्लो क्या क्या हो जाएगा? वो फ्लो आपका स्टेडी होगा, वो फ्लो आपका इररोटेशनल होगा और साथ ही साथ में वो फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल भी हो जाएगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब जब आपकी डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। स्टेडी मतलब जब समय के साथ कोई चेंज ना हो। और इररोटेशनल मतलब जब वो अपने एक्सिस के अबाउट ना घूमे। तो ये आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी कि फाई फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसकी लाप्लास इक्वेशन क्या है, 3D में क्या है, 2D में क्या है, इसके अलावा उसका कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और फाई फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ जब हम फाई फंक्शन की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम हम लोग साई फंक्शन की भी बात करते हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला हम लोग का साई फंक्शन, ठीक है। साई फंक्शन को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। और स्ट्रीम फंक्शन को जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको बोलते हैं हम लोग साई, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रीम फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है जरा देखिएगा। स्ट्रीम फंक्शन के बारे में सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ में ये भी किस पे डिपेंड करती है? ये भी आपका स्पेस एंड टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये भी आपके स्पेस और टाइम पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये केवल 2D फ्लो के लिए एलिजिबल है। आप 3D फ्लो के लिए साई फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी। यहाँ पे z नहीं आया क्योंकि ये 2D फ्लो के लिए है। इफ फ्लो इज स्टेडी, फिर से वही सेम चीज, इफ फ्लो इज स्टेडी, अगर जो बहाव है वो आपका स्टेडी है यानी कि समय के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि साई इज द फंक्शन ऑफ ओनली स्पेस कोऑर्डिनेट इन 2D डायमेंशन, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब साई फंक्शन की खासियत क्या होती है? साई फंक्शन की खासियत ये होती है कि अगर मैंने इसको किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो यह उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट को दिखाएगा। इट मींस कि अगर मैं साई फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये y डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं साई फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये u डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं, ठीक है, कि अगर मैंने x के रिप्रेजेंट में किया तो y को रिप्रेजेंट करेगा और अगर मैं y के रिस्पेक्ट में किया तो वो x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको जाननी है। देखिए इजी होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान चीजें होती हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को जानने की जरूरत है। अब जैसे कि हमने वहां पे फाई फंक्शन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे साई फंक्शन की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या होना है? वो होना है प्रॉपर्टीज ऑफ साई लाइन। साई लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ साई लाइन।
साई की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर साई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो आपका रोटेशनल भी हो सकता है और इररोटेशनल भी हो सकता है। फाई फंक्शन में क्या था, डैम श्योर थे कि इररोटेशनल होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मे बी रोटेशनल मे बी इररोटेशनल। और अगर यहाँ पे साई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो इररोटेशनल फ्लो होगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि स्टडी होगा कि नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा कि नहीं होगा। तो साई फंक्शन जो होता है वो फाई फंक्शन की तुलना में आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अगेन पढ़ना दोनों है, दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाई फंक्शन और साई फंक्शन के बारे में सेपरेट सेपरेट जानकारी। अब जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो उसका क्या फॉर्मेशन होना है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारी आती है जो सॉइल का बहुत ही फेमस टॉपिक है, इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, हेड। तो इक्विपोटेंशियल यानी कि ऐसी लाइन जिस पर स्थित सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अ लाइन। ठीक है, अ लाइन फॉर विच फाई फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिस लाइन पर स्थित सभी फाई फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक ही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है, अब फाई फंक्शन के बारे में हो गया तो साई फंक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो हमें जाननी है, देखिएगा कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, चलिए मैं इसको m1 बोल देता हूँ। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो आपका हो जाएगा माइनस का u अपॉन v, यानी कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट डिवाइड बाय y डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपका लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, साई फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है वैसे हम लोग नीचे के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि साई फंक्शन की लाइन कांस्टेंट है, अगर इसी को हम लोग याद करिए सॉइल में बोलते थे फ्लो लाइन। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर लाइन ऑफ कांस्टेंट साई फंक्शन, तो इट मींस क्या कि एक ऐसी लाइन जिस पर साई फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अ लाइन एट विच साई फंक्शन इज कांस्टेंट। और सेम चीज को हम लोग जब सॉइल में पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग फ्लो लाइन बोलते थे, यहाँ पे फ्लो लाइन भी आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अगर मैं स्लोप की बात करूं कि जो लाइन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होगा या जिसको हम फ्लो लाइन भी कहते हैं, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप अगर मैं m2 मान लूं तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन u। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे अगर m1 into m2 कर दूं, m1 into m2, तो क्या आ रहा है, माइनस का u अपॉन v इंटू वी अपॉन यू, और ये हो जाएगा आपका -1। और आपको पता है कि अगर दो लाइंस ऐसी हैं जिनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो मेरा यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला कि इक्विपोटेंशियल लाइन और लाइन ऑफ कांस्टेंट साई फंक्शन एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इन्हीं दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव बोथ लाइन या अबव लाइंस। ठीक है, अगर मैं दोनों को मिला दे रहा हूं और एक ग्रिड का फॉर्मेशन कर दे रहा हूं तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो नेट, जिसके बारे में हम लोगों ने सॉइल में बहुत ही डिटेल पढ़ा था। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें से ये आपके इक्विपोटेंशियल लाइंस को डिनोट करेगा। ठीक है, और ये आपके फ्लो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इट इज ऑल अबाउट फाई फंक्शन, साई फंक्शन, इक्विपोटेंशियल लाइन, लाइन ऑफ कांस्टेंट साई फंक्शन, और दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि फ्लो नेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और रह जाती है जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करूं या फाई फंक्शन और साई फंक्शन की बात करूं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात कर लेते हैं जरा, और ये आपका टॉपिक हो जाएगा क्लोज। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड साई फंक्शन। फाई और साई फंक्शन के बीच में
रिलेशनशिप क्या होता है ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, मैं इसको कह सकता हूं डी फाई बाई डी एक्स बराबर डी साई अपॉन डी वाई। क्यों? क्योंकि डी फाई बाई डी एक्स माइनस यू होता है और डी साई अपॉन डी वाई की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस यू होती है। ये हो गया पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी वाई बराबर माइनस का डी साई अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी फाई बाई डी वाई होता है आपका माइनस का यू और डी साई अपॉन डी एक्स होता है प्लस का यू, तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो ये आपका हो गया फाई फंक्शन और साई फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ये आपको मैंने बता दिया। और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, आपने घर में वॉशिंग मशीन यूज की होगी, वहां पे आपने वॉर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल लिया होगा, और कुछ नहीं किया है तो घर होंगे आप बाल्टी में हाथ डालिएगा, बाल्टी को पानी से भरिएगा और बाल्टी में हाथ डालकर बाल्टी को घुमा दीजिएगा, जो आपको फॉर्मेशन वहां फ्लूइड की देखने को मिलेगी उसी को बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है, दैट इज वॉर्टेक्स फ्लो। अब वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, वॉर्टेक्स फ्लो को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड है, ठीक है, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये किस पे कर रहा है, ये आपके किसी कर्व पाथ पे कर रहा है, कर्व पाथ पे। तो जब कर्व पाथ पे वो ऐसे घूमेगा ना, तो घूमने की वजह से उसपे भंवर का फॉर्मेशन होगा, और इसी भंवर को हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स कहते हैं। या फिर हम क्या करें, या फिर हम फोर्सफुली क्या करें, फ्लूइड मास को रोटेट कर दें, फ्लूइड मास को रोटेट कर दें, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे बाल्टी के अंदर हाथ डाल के मैंने घुमा दिया, तो बाल्टी में तो पानी आपका स्टेबल था, रुका हुआ था, स्टैटिक था, लेकिन जब मैंने उसमें हाथ डाल के उसको घुमाया तो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क दिया, और इसकी वजह से वो जो फ्लूइड मास था वो घूमने लगा। या तो वो पाथ की वजह से घूमना स्टार्ट कर दिया कि भाई पानी ऐसे जा रहा था, रास्ता मुड़ा, कर्व की वजह से तो वो भी मुड़ गया, और इस तरह से वो घूम करके एक वॉर्टेक्स का निर्माण कर दिया। तो ये अपने आप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि मैं वॉर्टेक्स फ्लो को दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, और अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है आपका फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, जब पानी बह रहा था और रास्ते में किसी स्ट्रक्चर की वजह से वो ऑटोमेटिकली मुड़ा, और ऑटोमेटिकली मुड़ने की वजह से उसमें भंवर का निर्माण हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि नो एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड, किसी भी तरह के एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको यहाँ पे, ठीक है। ये अपने आप खुद की वजह से या फिर कंडीशन की वजह से घूम रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है, उस कंडीशन में एक रिलेशन होता है कि v इंटू आर बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। जहां आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, और v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v इंटू आर बराबर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सिमिलरली अगर मैं वॉर्टेक्स फ्लो की बात करूं, तो इस केस में आपको एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने बाल्टी में हाथ डाल के घुमाया, तो ये जब तक आप हाथ घुमा नहीं रहे थे तब तक भंवर नहीं बन रहा था, तो इसलिए इसमें हमने बोला कि ये फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो है, और इस कंडीशन में v अपॉन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अच्छा, इसलिए आपने अगर नोटिस किया होगा, और नहीं नोटिस किया तो आज ट्राई करिएगा, बाल्टी में हाथ डाल के जब घुमाते हैं खूब तेजी से, तो आप देखते हो कि सेंटर की तरफ, यानी कि जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां पे वाटर का लेवल कम हो जा रहा है, और जितना वाटर का लेवल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास कम हो रहा है, उतना ही वाटर लेवल किनारों पर बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि जब वॉर्टेक्स फ्लो होता है तो सेंटर में जितना वाटर लेवल दबता है उतना ही किनारों का वाटर लेवल बढ़ जाता है। ये भी आपको जानना है। इट्स ऑल अबाउट वॉर्टेक्स फ्लो, क्या होता है, कैसे पैदा होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो हम लोग के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पाइप है, और पाइप कुछ इस तरह से है कि सेक्शन 1 पे उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, सेक्शन 2 पे उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, सेक्शन 1 पे फ्लोइंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बताइए जरा कि सेक्शन 2 पे वेलोसिटी क्या होगी। अब ये चीज मेरे को क्लियर है कि अगर सेक्शन 1 पे मैं डिस्चार्ज Q1 मान लूं और सेक्शन 2 पे मैं डिस्चार्ज Q2 मान लूं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्वांटिटी का इक्वेशन ऐसा कहता है। मेरे को पता है Q1 क्या होता है, A1 इंटू V1 होता है,
और Q2 क्या हो जाएगा A2 into V2 और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, ठीक है, अब चूंकि डाया दिया है तो इट मींस कि ये आपका सर्कुलर पाइप है और जनरली सर्कुलर पाइप ही पूछा भी जाता है। तो पाई बाय 4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर इंटू V2। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट कर दीजिए और D1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू V1 कितना है 5 इज इक्वल टू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू V2। और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहां से सिंपली V2 निकल के कितना आ गया, सिंपली V2 निकल के आ गया 2.22 मीटर पर सेकंड। सिंपल एज दिस। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ये नहीं कह रहा कि एफएम के न्यूमेरिकल आसान होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो एफएम के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, खासतौर पर सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हमारे सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ एक वाई जंक्शन है जहाँ पे एक मेन पाइप दो छोटे छोटे या पतले पतले पाइपों में स्प्लिट हो जा रहा है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेन पाइप है उसकी वेलोसिटी उसमें जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है, डाया ऑफ पाइप 30 सेंटीमीटर है। सेक्शन 22 में या फिर पाइप 22 में जो आपका वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है और इस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारा पाइप 3 है उसमें जो हमारा डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मेरे को बताना है कि डिस्चार्ज आपके पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3 में कितना होगा, साथ ही साथ में पाइप 3 में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। एक चीज तो मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया है कि जो Q1 होगा ना वो Q2 प्लस Q3 होगा। तो आप देख रहे होंगे Q1 निकालने के लिए हमारे पास रास्ता अवेलेबल है। क्या है Q1? Q1 होता है आपका A1 इंटू V1। सिंपल, A1 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 का स्क्वायर, और V1 कितना है, V1 है आपका 2.5। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो Q1 निकल के आ जा रहा है 0.176 मीटर क्यूब पर सेकंड। आप चाहो तो डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं Q2 निकालूं तो Q2 क्या हो जाएगा A2 इंटू V2, और ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 कितना है, D2 है 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 2 है। सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 0.062 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मैं यहाँ से अगर Q3 निकालना चाहूँ तो Q3 क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं इस इक्वेशन का यूज करके Q1 माइनस Q2 कर दूंगा। तो Q1 कितना है 0.176, Q3 कितना है 0.062, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो Q3 कितना निकल के आ गया, ये आ गया आपका 0.113 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इन पाइप 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q3 अपॉन A3। ये कितना है 0.113, और ये कितना है पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है, डी है आपका 0.15 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दिया और V3 निकल के आ गया 6.44 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलना है बस, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी है, आराम से स्मूथ वे में चलिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग फेज जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है वो बहुत आसान है, लेकिन मेनली जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया है ये इस सेकंड पार्ट की वजह से दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि डाया ऑफ पाइप 25 सेंटीमीटर है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, यानी कि उस पाइप से वाटर नहीं फ्लो कर रहा है, कोई ऑयल फ्लो कर रहा है, और इस डाया ऑफ पाइप जब 25 सेंटीमीटर है तो फ्लो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। कुछ दूर जाकर के डाया ऑफ पाइप चेंज हो गया और वो हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं कह सकता हूं क्वांटिटी इक्वेशन के अनुसार Q1 इज इक्वल टू Q2 होना चाहिए। ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। A1 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू D1 का स्क्वायर, D1 कितना है 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 का स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, V2 कितना है 2 पॉइंट सॉरी V2 है 3। ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा ये पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 कितना है 0.2 का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू V2, और जब यहाँ से मैंने V2 निकाला तो V2 निकल के आ गया 4.68 मीटर पर सेकंड। ये आसान था, अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन पिछले इससे बेस्ड थे, लेकिन मेन जो फैक्ट है ना वो यहाँ पे है मास रेट ऑफ फ्लो, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है मास रेट ऑफ फ्लो निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, डिस्चार्ज, उसी में आप क्या करिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए रो इंटू ए इंटू वी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मास रेट ऑफ फ्लो। तो
इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.9 है तो डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई। एरिया कितना है? एरिया कोई भी ले लीजिए, चाहे सेक्शन 1 1 पे ले लीजिए, चाहे सेक्शन 2 2 पे ले लीजिए। चलिए मैं 1 1 पे ले लेता हूं। तो π/4 * 0.25 का स्क्वायर। आप बोलो क्यों सर? क्योंकि डिस्चार्ज तो दोनों सेम रहेगा। तो चाहे आप A1 V1 ले लो, चाहे आप A2 V2 ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है? इनटू वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 3। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आपका हो गया 132.23 kg/सेकंड। की पॉइंट यही था, मास रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो होता है A * V और मास रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रो इंटू A * V, जैसा हमने गैस के लिए निकाला था, रो इंटू A * V। आप देखिए यहाँ पे यूनिट भी kg/सेकंड आई है, मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं आई है। ठीक है? छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको जाननी होती है। ठीक है? आसान सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब हमारे सामने क्वांटिटी इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स में भी थे। यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना। हमें पता है कि अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर v है तो उसके तीन वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं अगर 3D फ्लो हो रहा है, u, v एंड w। ठीक है? तो यहाँ पे u दिया है, v दिया है, कह रहा है w निकालिए। बताइए कितना आ रहा है w। ठीक है? तो मेरे को पता है कि क्वांटिटी इक्वेशन क्या होती है। ये होती है du/dx प्लस dv/dy प्लस dw/dz, और ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है? कोई बात नहीं। अब du/dx क्या होगा? u आपके सामने है, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो du/dx क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। प्लस v आपके सामने है, अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? 2xy माइनस z² प्लस x। ठीक है? देख रहे हैं आप? u को मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x हो गया, v को मैंने y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या हो गया? 2xy माइनस z² प्लस x और प्लस dw/dz बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? तो यहां से मैं dw/dz को क्या लिख सकता हूं? dw/dz बराबर हो जाएगा 2x प्लस x, 3x हो जाएगा। तो माइनस का 3x माइनस का 2xy और माइनस माइनस प्लस का z²। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर दिया और जब इंटीग्रेट करें तो डिफरेंशिएशन हट गया और ये बन गया w। 3x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का 3 बाई, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका z के रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3xz। ठीक है? 3xz। सिमिलरली ये है 2xy तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2xyz और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? z³/3। अब हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा? x और y का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि x और y की वजह से ही आपका w आ रहा है। ठीक है? तो सिंपल सा था। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। मैंने पहले u को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, v को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में और फिर dw/dz के रूप में एक एक्सप्रेशन लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया? इसको इंटीग्रेट कर दिया z के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको इंटीग्रेट किया z के रिस्पेक्ट में, क्यों किया? ताकि मैं डिफरेंशिएशन हटा सकूं। तो w आ गया और 3x z⁻0, z⁻0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? z⁻1/1 तो ये हो गया माइनस का 3xz माइनस 2xyz प्लस z³/3 प्लस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा? x और y का फंक्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है? तो अब हमारे सामने पोटेंशियल फंक्शन का एक इजी सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है -xy³/3 -x² प्लस x³ y/3 प्लस y²। कह रहा है कि इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से x और y डैश के वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि u and v निकालिए और साथ ही साथ बताइए कि जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉसिबल केस ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कब करता है? जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक चीज तो मेरे को यहाँ से क्लियर हो गई है कि ये जो फंक्शन है ये एक 2D फंक्शन है। ये 2D फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कहीं भी z का जिक्र नहीं है। सिंपल सा बात है। अगर मैं यहाँ निकालूं, ठीक है, d∅/dx, क्यों? क्योंकि u क्या होता है? माइनस का d∅/dx। तो d∅/dx क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? माइनस का y³/3 माइनस का 2x प्लस का 3x² y/3। ठीक है? और 3 से 3 कट जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। ठीक है? चलिए ठीक है, रहने देते हैं। प्लस y² क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का y³/3 माइनस का 2x और प्लस का x² y। और हमें पता है कि u क्या होता है? u होता है माइनस का
डी फाइव बाई डी एक्स, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस का 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो यू तो हमको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली हमें y निकालना है तो मैंने डी फाइव बाई डी वाई कर लिया, ठीक है। ये कितना आया, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3xy स्क्वायर अपॉन 3, माइनस का ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें y कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर इस पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये क्या होगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का 2y, ठीक। अब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका माइनस का डी फाइव बाई डी वाई, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस का 2y, ठीक है। सिंपल एज दिस। और मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया कि u और v फंक्शन कैसे निकला है, ठीक है। अब सिंपल सा है कि अगर मेरे को दिखाना है कि ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लो दिखा रहा है तो मैं पॉसिबल केस ऑफ फ्लो कैसे दिखाऊंगा, देखते हैं इस चीज को भी, ठीक है। डी फाइव बाई डी एक्स क्या था, डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आया था हमारा डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू। अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूं, डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको किया 0, इसको किया तो -2 और ये क्या हो गया, प्लस का 2xy, ठीक। ये आ गया हमारा डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी फाइव बाई डी वाई कितना था, तो डी फाइव बाई डी वाई था आपका माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस का 2y, ये अभी हमने निकाला था, ठीक है। डी टू फाइव अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2xy प्लस 0 प्लस 2। तो अगर मैं बात करूं कि पॉसिबल फ्लो को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू फाइव अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0, ये होना चाहिए। तो ठीक है, जब इसको रख के देखते हैं, -2 प्लस 2xy माइनस का 2xy प्लस का 2, और इनको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये 0 आ जा रहा है। तो इट शोज पॉसिबल फ्लो कंडीशन, सिंपल एज दिस। कभी भी आपसे कहेगा तो सिंपली आप 5 की वैल्यूज को डिफरेंशिएट करेगा, फिर डबल डिफरेंशिएट करिएगा और उसको आप लाप्लास इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीटली क्लोज विद डिटेल्ड थ्योरी एंड विद डिटेल्ड न्यूमेरिकल।